मित्रों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी। कथा कहानी में आज कहानी पाठ। यह कहानी मेरी है। इरावती पत्रिका है जो शिमला से निकलती है। इसके मार्च 2006 के अंक में यह प्रकाशित हुई थी। बहुत छोटी कहानी है, लेकिन ये हमारी व्यवस्था की पूरी खामियों को उजागर करती है, उसकी वो संकेत करती है। इधर जब कोरोना काल में जब लॉकडाउन लागू हुआ तो 20-21 दिन के बाद जब दूसरा चरण शुरू हुआ लॉकडाउन का, तो बहुत सारे लोग अपने घरों को जाने लगे। ऐसे कामगार अपने घरों को जाने लगे। उसकी वजह ये थी कि देश का कामगारों का लगभग 60% कामगार जो है रोज कुआं खोदने और पानी पीने वाली स्थिति में है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि यदि उन्हें एक दिन दिहाड़ी न मिले और बहुत सारे लोगों को अगर एक माह का वेतन न मिले तो उनका अगले माह का जो जीवन है चलना कठिन हो जाता है। ये कोरोना काल में बड़े शिद्दत से लोगों ने समझा और देखा है कि कैसे लोग एक माह भी नहीं अपना गुजारा कर पाए और उन्हें जो है सड़कों पे आना पड़ा। लोग हजार हजार किलोमीटर चले और सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, जो कई मौतें दर्ज हुई, कई नहीं भी दर्ज हुई। ये हालात ही इसलिए बनते हैं कि ना तो लोगों को पर्याप्त दिहाड़ी मिलती है, ना ही जो माहवार वेतन पे काम करते हैं उन्हें उचित वेतन मिलता है। इतना कम मिलता है कि उनका महीने का गुजारा होना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर एक महीने भी वेतन ना मिले या नौकरी चली जाए, उनका गुजारा होना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहानी भी इसी परिस्थिति को जो है रेखांकित करती है और बहुत आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको जो है इसमें कहने की कोशिश की गई है। पूरी कहानी सुनेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कहानी का शीर्षक है क्योंकि खुशी बाजार में नहीं मिलती। क्योंकि खुशी बाजार में नहीं मिलती। पत्र में लिखे हर शब्द किसी गोले की तरह उसके मन मस्तिष्क में प्रहार कर रहे थे। हर वाक्य के साथ शरीर का रक्त संचार बढ़ता ही जा रहा था। ठंड का मौसम था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी। पत्र पढ़ने के बाद उसने मोड़कर जेब के हवाले कर लिया और बेचैनी में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इधर उधर देखा। सभी साथी सहयोगी अपने काम में तल्लीनता से लगे थे या फिर किसी साथी से बातचीत में व्यस्त थे। एक पल को उसे लगा कि दुनिया में सभी खुश हैं सिवा उसके। वह माथे पर हाथ फेरता हुआ ऑफिस से बाहर निकल आया और कैंटीन पर आकर खड़ा हो गया। चाय का ऑर्डर देने के बाद वह वहीं चहलकदमी करने लगा। अमूमन इस समय कैंटीन पर कोई ना कोई साथी मिल जाता था, लेकिन आज उसे कोई नहीं मिला। वह टहलते हुए सोचने लगा, माँ की तबीयत खराब है, शरीर में खून की कमी है, ताकत का इंजेक्शन लगता है तो ठीक रहती है। अभी 3 माह पहले घर गया था तो माँ का इलाज करवाया था, लेकिन इलाज पूरा नहीं हो पाया था। वह फिर शहर आ गया। तब से आज तक वह पैसा नहीं भेज पाया। पिताजी ने लिखा है, तुम्हारी माँ के इलाज के अलावा भी बहुत खर्चे हैं। कैसे क्या करें मेरी समझ में नहीं आता। मेरी भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हर माह इतना पैसा बच जाए कि घर भी भेजा जा सके और अपनी जरूरतें भी पूरी हो सके। वह सोचता गया, पिताजी शायद सोचते हैं कि मैं यहाँ आराम से हूँ, पैसा बैंक में जमा कर रखा है। वह यह नहीं जानते कि मेरा बेटा पिछले दिनों हर शनिवार महाजिस लिए या तो मार खाता रहा या फाइन भरता रहा या 2-4 पीरियड
क्लास में खड़ा रहा क्योंकि मैं उसकी शनिवार की ड्रेस के अनुरूप एक सफेद जूता नहीं खरीद पाया था। ऐसा एक दो नहीं, पूरे 4 महीने तक हुआ था। हर शनिवार वह स्कूल से रोता हुआ आता। जब वह घर आता तो उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती। मुझसे तो वह कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी माँ से रो रो कर खूब लड़ता था। उसके बाद श्रीमती जी उसे कोसती थी। कई बार तो इस मामले में उन दोनों में खूब झगड़ा भी हुआ। एक दिन जब उसने किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर जूता ला दिया तो उसे देखकर बेटा बहुत खुश हुआ, मानो उसकी झोली जूता नहीं चांद सितारों से भर गई हो। आजकल उसकी एक साइकिल की मांग है जिसे वह टाल रहा है, लेकिन माँ के इलाज के लिए तो पैसा भेजना नहीं टाला जा सकता। कैंटीन वाले ने चाय बनाकर उसे दे दी। इस दौरान एक दोस्त भी आ गया। दोस्त ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बता दिया। दोस्त उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए तैयार हो गया। वह खुश हो गया, इतना कि लगा ही नहीं कि थोड़ी देर पहले वह निराशा और उदासी के समुद्र में गोते लगा रहा था। परेशानी और तनाव उसके चेहरे से गायब हो गए। वह हंसी मजाक में मशगूल हो गया और तनाव रहित होकर काम करने लगा। वह ऑफिस से घर आया तो पत्नी ने बताया कि उन्होंने 2 कमरों वाला एक मकान देखा है। सब कुछ अलग है, किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। श्रीमती जी इतनी खुश थीं कि उसने उनकी खुशी को छीनना मुनासिब नहीं समझा। नए घर में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे भी एक कुर्सी मेज ला देना, उसे मैं अपने कमरे में लगा लूँगा, फिर खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। आप जब कंप्यूटर लेंगे तो उसे भी उसी कमरे में लगाना, मैं खूब बढ़िया चित्रकारी करूँगा, मैं बढ़िया पेंटिंग कर लेता हूँ, मेरे कंप्यूटर के सर मेरी खूब तारीफ करते हैं। बेटा खुशी में बोलता ही जा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे की दीवारों पर एक नज़र डाली। पुरानी दीवारें बदरंग लग रही थीं। एक अजीब सी उदासी दीवारों पर तारी थी जो पूरे कमरे में छाई हुई थी। उसे लगा कि इन दीवारों की जिंदगी भी उसी की तरह है। रात को सोते वक्त उसने पत्नी को बताया कि घर से पिताजी का पत्र आया है, माँ की तबीयत खराब है, कुछ पैसा भेजना होगा। कहाँ से भेजेंगे? पत्नी ने सवाल किया तो उसने बताया कि एक दोस्त से उधार लिया है। जवाब में पत्नी ने गुस्से में कहा कि आप उधार लेने से बाज नहीं आते, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, वेतन मिलते ही कर्ज चुकाने में चला जाता है, फिर अगला काम कर्ज लेकर करना पड़ता है, पता नहीं कब तक ऐसा करते रहोगे। जवाब में उसने कहा कि कोई काम रुकता तो नहीं ना, थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। हाँ, कर्ज जरूर बना रहता है, लेकिन दे भी देता हूँ। कभी कभी इसकी वजह से कुछ दिक्कतें जरूर हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी में तो यह सब चलता ही रहता है। खर्चे इतने हैं कि उस हिसाब से वेतन नहीं मिलता। लगे हाथ उसने यह भी कह दिया कि हम अभी कुछ महीने 2 कमरों वाला घर नहीं ले पाएंगे किराए पर, पैसे की जरूरत है, कुछ कर्ज भी देना है, घर भी भेजना है, इसलिए अभी इस योजना को कुछ दिनों के लिए भूलना होगा। इतना सुनना था कि पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह करवट बदल कर लेट गई। वह समझाने की कोशिश करता रहा, कहता रहा कि हम कमरा लेंगे, लेकिन कुछ दिन और हमें भी इसी हाल में रहना होगा। पत्नी ने कहा कि पता नहीं वो दिन कब आएगा। कान पक गए आपकी यह बात सुनते सुनते पत्नी ने पलट कर जवाब दिया था। वह कुछ बोल नहीं पाया। यह बात इतनी सच थी कि उसे झूठ से ढका नहीं जा सकता था। वैसे भी झूठ बोलने के लिए जो जरूरी कौशल और कला चाहिए वह उसमें नहीं है। उसकी पत्नी की तलखी में हकीकत थी, लेकिन सच उससे भी आगे कुछ और था, जिससे अनजान न पत्नी थी न वह। आराम की जिंदगी वह भी चाहता है, उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाता। मौजूदा परिस्थितियों में जिम्मेदारियों और दायित्व का बोध भी उसे है। वह खुद के आराम के लिए इन्हें नहीं भुला सकता, यह भी वह अच्छी तरह से जानता है। एक बार उसने पिता
जी की बीमारी पर अपने बॉस से कुछ पैसे मांगे थे। बॉस ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ढेर सारे उपदेश दिए। बॉस ने कहा था कि कहाँ से दोगे इतना पैसा, माँ बाप से कह दो कि तुम अपनी ही ज़रूरतें नहीं पूरा कर सकते, तुम्हें कहाँ से दें। वैसे भी तुम उधार बहुत लेते हो, इस कारण तुम तनाव में रहते हो, इसी वजह से तुम्हारा काम में मन नहीं लगता और गलतियाँ बहुत करते हो। इसके बाद मेरी डांट खाते हो और फिर और गलतियाँ करते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? जितना मिलता है उतने में ही गुजारा क्यों नहीं करते? उसे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया। उसने डरते हुए कहा था कि माँ बाप को तो उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। पैसे नहीं देना है ना दें, लेकिन ऐसी बातें ना करें। संतों के प्रवचन में किसी की जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि वह पूरे उपदेश होते हैं, उसमें जीवन का सार नहीं होता। आप उपदेश दे रहे हैं, संत बनने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी नज़रों में इससे बड़ा ढोंग और कोई नहीं हो सकता। उपदेशक अपने ही उपदेश का पालन नहीं करता, यह एक हकीकत है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी बात सुनकर वास नाराज हो गया। उसने और भी कटु वचन उसे कहे और केबिन से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वह चुप रहा और कुछ नहीं बोला। केबिन से चला आया। बास के केबिन से निकलते ही उसने अस्फुट स्वरों में कई भद्दी गालियां बास के लिए निकाली। साला कहता है कि जितना मिलता है उतने में ही गुजारा करो। यह नहीं कहता कि गुजारे लायक वेतन दे दूं। ऐसा तो कहेगा कि मैं इस कंपनी के परिवार का सदस्य हूँ। क्या ऐसे ही परिवार बनता और चलता है? सदस्य संकट में हो और मुखिया उपदेश झाड़ रहा हो। सुबह वह फ्रेश होने के बाद बाथरूम गया तो उसकी निगाह बाथरूम की दीवारों पर अनायास चली गई। वैसे तो वह इन्हें रोज ही देखता है और सोचता है एक न एक दिन उसे इस बाथरूम से मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन आज उसे बाथरूम की दीवारें बदली नजर आई। पुताई के पपड़ी छोड़ने से उधड़ी दीवारों पर तरह तरह के पक्षी, शेर, हाथी, ऊंट और गाय की आकृतियां नजर आई। एक आकृति तो ऐसी थी जिससे लग रहा था कि कोई राजा हाथी पर बैठा अपनी सेना के साथ विश्व विजय के लिए निकला। वह खुश हो गया, बोला यह तो कलाकारी है, चित्रकारी है, वह भी मुफ्त की, जो कि दीवारों के खराब होने के कारण बन गई है। उसे वही दीवारें अच्छी लगने लगी जो पहले खराब लगती थी। दीवारों में उसे धड़कन सुनाई देने लगी, उदासी की जगह जीवंतता दिखाई पड़ने लगी। लगा वह उससे संवाद कर रही हैं, दीवारों पर बनी आकृतियां उससे बोल रही हैं, बातें कर रही हैं। वह खुशी से झूम उठा, जल्दी से बाथरूम से बाहर आया और पत्नी को बुला कर ले आया। देखा दीवारों पर हाथी, घोड़े, शेर, चीता, मोर, कोयल के चित्र बने हुए हैं। यह देखो, यह आदमी की आकृति है और यह भी किसी जानवर की। पत्नी ने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बना तो है, मैंने तो इस नजरिए से इन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा था। उनके बेटे ने कहा, डैडी मैं तो रोज देखता हूँ, इनसे बातें भी करता हूँ। यह हाथी मेरा साथी, मेरे शेर मेरा दोस्त, मैं इनसे खूब बातें करता हूँ। अपनी कंप्यूटर की क्लास में मैं इन्हीं जैसी आकृतियाँ बनाता हूँ और सर मुझे शाबाशी देते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि जो बात उसके बेटे ने पहले ही जान ली वह क्यों नहीं जान पाया। उसे अपने बेटे की समझदारी पर खुशी हुई। उस दिन वह खुशी खुशी ऑफिस गया। शाम को घर आया तो कमरे का नजारा बदला हुआ था। लकड़ी की पुरानी अलमारी के ऊपर बहुत सारे रंगीन कार्टून और चित्र सजाए गए थे। उसकी सुंदरता में अलमारी का पुरानापन, उदासीपन गायब हो चुका था। वह चहक रही थी। दीवारों पर भी कई जगह चित्र और कार्टून टंग गए थे। दीवारें भी हंस रही थी। यह सब उसके बेटे ने किया था। वह दीवारों और अलमारी को देखकर मुस्कुराया और बेटे का माथा चूम लिया। उस समय उसकी पत्नी और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आए तो इस कहानी को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह मेरा विनम्र आग्रह है। नमस्कार।